हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे फरवरी मंथ का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, जनवरी मंथ अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो हिम तेंदुओं की क्या ये रिपोर्ट आई है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसमें बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। भारत में हिम तेंदुओं जनसंख्या आकलन कार्यक्रम इस तरह का पहला अभ्यास है। ठीक है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। SPAI बोलते हैं इसे। ठीक, रिपोर्ट बताती है कि भारत में, ये डेटा याद रखना, 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं। ठीक, उनमें से 241 अद्वितीय हिम तेंदुओं की तस्वीर खींची भी गई है। ठीक, तो अपन को ये 241 याद नहीं रखना, लेकिन टोटल कितने हैं भारत में हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड, तो वो है 718। ये डेटा याद रखना। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ठीक, तो लद्दाख में 477, ये डेटा भी याद रखना। और उसके बाद उत्तराखंड 124। ठीक, तो ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद और है, जब विभिन्न राज्यों में अनुमानित किया गया है इनकी जनसंख्या को, जैसे हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। ठीक, अब हिम तेंदुए हैं तो हिमालय वाले एरिया में ही जो पाए जाएंगे। ठीक है, जो हिमालय लद्दाख है, नेपाल है, भूटान और, ठीक, वही हिमालय वाली जो बॉर्डर है वहां पर ही पाए जाएंगे। ठीक है, आगे और समझते हैं। देखो, इनके संरक्षण की स्थिति क्या है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, हिम तेंदुओं को। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण की परिशिष्ट वन में इन्हें शामिल किया गया। और भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया था 1972, उसकी अनुसूची फर्स्ट में इन्हें शामिल किया गया है। तो अपन को यह भी याद रखना, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। ठीक, ये याद रखना। हिम तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम, अब करंट में ये चल रहे हैं तो इनका नाम, इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी अपन को याद रखना है। ठीक है, पैंथेरा अनकिया। ठीक, पैंथेरा अनकिया इनका वैज्ञानिक नाम है। ये भारत, मैंने बताया, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इन जगह पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण GSLP कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत इसका हिस्सा है। ठीक, तो ये अपन को इतना याद नहीं रखना, लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं इनकी लोकेशन याद रखना। ठीक, और IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे देखो। तो मैंने बताया था कितने भारत में 718 जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। ठीक, लगभग 58% यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का जो आकलन करने का प्रयास है वो पहला प्रयास है। ठीक, पहला वैज्ञानिक प्रयास है। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग से आबादी का आकलन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है किन किन के साथ। तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग से। ठीक है, आबादी के आकलन का यह कार्यक्रम चल रहा था 2019 से 2023 के बीच, 2 चरणों में चलाया गया था। ठीक, अब जाके इसकी रिपोर्ट आई है, तो ये याद रखना अपन को। ठीक, तो ये मैंने बता ही दिया इसका जो वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो ये याद रखना ये सब चीजें। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया गेम्स के 6 संस्करणों में महाराष्ट्र ने चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। तो खेलो इंडिया गेम्स चल रहे थे। ठीक है, जनवरी में कंप्लीट हो गए, 31 जनवरी को। तो उसका खेलो इंडिया गेम्स का 6वां संस्करण था और महाराष्ट्र ने इसको जीता है। ठीक है, और टोटल अभी तक जो 6 हुए हैं उनमें से 4 बार तो महाराष्ट्र ही जीता है। तो ये याद रखना। 31 जनवरी को खेलो इंडिया गेम्स का 6वां संस्करण संपन्न हुआ। ठीक, महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 158 पदक जीते। ठीक है, और कहाँ पर हो रहे थे याद रखना, ये तमिलनाडु में हुए। यानी कि मेजबान जो था तमिलनाडु, उसने 38 स्वर्ण, 20 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 97 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु। हरियाणा 35, तो ये अपन को ज्यादा याद नहीं रखना, फर्स्ट सेकंड अपन याद रख सकते हैं। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा, 35, 22 रजत और 40 कांस्य के साथ। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहा। और कहाँ पर हुए?
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए गए। तो ये अपन को डेटा याद रखना है, ठीक है। और ये पहली बार था जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं खेलो इंडिया गेम्स, क्योंकि ये पहली बार है जब इनका जो आयोजन हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ है? ठीक तमिलनाडु के चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और विंटर भी चल रहे हैं, ठीक है। विंटर खेलो इंडिया गेम्स जो लद्दाख में हो रहे हैं 2 से 6 फरवरी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी अगला वीडियो जो आएगा अपना सेकंड वीक का, उसमें कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक। तो ये डेटा याद रखना। और जो पिछली बार हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? वो एमपी में हुए थे, ठीक है। उसमें पंजाब ओवरऑल जीता था, ठीक है। फर्स्ट पे जो था पंजाब था, पंजाब यूनिवर्सिटी करके थी, ठीक। तो वो याद रखना, वो भी याद रख लेना। आगे देखो, भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 5 और आर्द्र भूमियां जोड़ी हैं, जिससे भारत में अब कुल यानी कि टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 80। तो याद रखना, ठीक। और 5 कौन जोड़े हैं उनका नाम याद रखना। एग्जाम में बन जाएगा, कैसे बन जाएगा कि ऐसा पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा, जैसे अंक समुद्र 25 संरक्षण रिजर्व है, तो हाल ही में चर्चा में रहा कहाँ पर है स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुनसोड़ा मुंबा से मुलाकात की, जिन्होंने 5 स्थलों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। अब कौन सी 5 रामसर साइट जोड़ी गई हैं उनके नाम याद रखना और लोकेशन याद रखना। तो पहली है अंक समुद्र 25 रिजर्व संरक्षण रिजर्व, ठीक। अंक समुद्र 25 संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, ठीक। दूसरी अघनासिनी ज्वार नदमुख, ये भी कर्नाटक में। और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में। तो 3 कर्नाटक के हो गए, 2 तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु का कौन सा है? कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा है लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट। ये पांचों याद रखने हैं, करंट में कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट जो अभी हाल ही में चर्चा में था, या फिर ऐसे पूछा जाए कि इसे रामसर साइट में शामिल किया गया किस राज्य का है? तो तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले और साउथ के जो होते हैं रिजर्व, जो कंजर्वेशन होते हैं या फिर नेशनल पार्क होते हैं, वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना। और रामसर कन्वेंशन तो सबको पता ही है, ठीक है। पिछली बार जो चल रहे थे, मतलब जो हम 2023 में भी आई थी रामसर साइट, तो उसमें भी मैंने इसको डिटेल में बता दिया था करंट में, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग है, ठीक। इस पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर है रामसर। तो ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया कि रामसर साइट कहाँ पर है शहर? तो ईरान में है, ठीक है। 2 फरवरी को इस पर साइन हुए थे। 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाते हैं, जो हाल ही में मनाया गया था, ठीक। तो ये याद रखना। आगे देखो, यूपीआई, ठीक। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। को औपचारिक रूप से पेरिस यानी फ्रांस में एफिल टावर में लॉन्च किया गया, जो भारत का यूपीआई है, ठीक है। तो फ्रांस में जो एफिल टावर है पेरिस में, वहां पर इसे लॉन्च किया गया, इसलिए इंपोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीआई को हाल ही में किस यूरोप के देश में लॉन्च किया गया है? तो ठीक, वो फ्रांस। तो फ्रांस में आयोजित गणतंत्र दिवस यानी कि वहाँ का जो गणतंत्र दिवस समारोह है, इसमें औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। भारतीय पर्यटक अब यूपीआई के माध्यम से एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। मतलब आप एफिल टावर घूमने जाना है तो अपन यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके उसका टिकट खरीद सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। एफिल टावर फ्रांस में यूपीआई भुगतान की पेशकश करने वाला पहला मर्चेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रांस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, ठीक है। तो ये यूरोप का पहला देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। पूरे फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को तैनात करने के लिए फ्रांस की लारा कलेक्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक। तो ये अपन को इतना याद नहीं रखना। पिछले साल जुलाई में फ्रांस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी, ठीक है। पिछली साल जब फ्रांस की यात्रा पर गए थे तभी इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत और फ्रांस ने यूपीआई भुगतान पद्धति को अपनाने के लिए फैसला किया है और इसकी शुरुआत प्रसिद्ध एफिल टावर से होगी, ठीक है। तो इस बार हो चुकी है, तो याद रखना। यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है, जानते ही होंगे। यह लोगों ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल भुगतान पते के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देता है, ठीक। तो याद रखना, क्योंकि यूरोप का पहला देश बना है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, देखो आगे क्या, लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। तो भारत रत्न की एक और घोषणा हो चुकी है, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले मंथ में घोषणा हुई थी कर्पूर जी ठाकुर
को उनको मिलेगा जो बिहार के थे। तो इन 2 लोगों की घोषणा हो चुकी है, इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक, दोनों नाम याद रखना। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी के दशकों लंबी सेवा को प्रदर्शित करता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। तो ये अपन को इतना कुछ याद नहीं है, इतना तो सब लोग जानते ही थे। यह भाजपा के लिए उस मुद्दे पर विजयी निष्कर्ष का प्रतीक है जिसे अनुभवी नेता ने 1990 में अपनी राम रथ यात्रा के माध्यम से लोकप्रिय चेतना में स्थापित किया था। जो 1990 में राम रथ यात्रा हुई थी उन्हीं के उसमें हुई थी। ठीक है, इन्हीं के लीडरशिप में हुई थी और ये इसके प्रमुख थे। ठीक, उसी के बाद 1991 में बाबरी मस्जिद वाला और राम मंदिर वाला जो गिराई गई थी वो सब हुआ था। ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। ठीक, तो ये चर्चा में तो याद रखना। आडवाणी ने कई मंत्रालयों का नेतृत्व करने के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया, तो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक, दिग्गज बीजेपी नेता 1970 से 2019 की संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी ये रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपन याद रख सकते हैं। तो 2 लोगों को दिया जाएगा। ठीक, एक कर्पूरी सिंह ठाकुर है और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखना ये चीज। ग्रैमी अवार्ड्स में भारत के शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अवार्ड जीते। ठीक, तो इसको ये दोनों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। 5 फरवरी को भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने इनका जो बैंड है फ्यूजन बैंड, जिसे शक्ति नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो बैंड है शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक, तो ये याद रखना, इनके बैंड का नाम याद रखना शक्ति। ठीक है, यह पुरस्कार उनके नवीनतम एल्बम जो इनका बैंड है उसके द्वारा एक एल्बम बनाई गई दिस मूवमेंट। तो ये भी याद रखना, बैंड कौन सा है शक्ति और जो एल्बम आई है उसका नाम है दिस मूवमेंट, इसके लिए अवार्ड मिला है। तो 30 जून 2023 को रिलीज हुई इस एल्बम में 8 गाने थे। तो अपन को ये याद रखना कितने गाने थे, लेकिन एल्बम का नाम याद रखना दिस मूवमेंट। ठीक है, कौन से नंबर का था ये भी याद नहीं रखना। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए थे। लॉस एंजल्स में आयोजित किए, ये अपन को याद रखना है कहाँ पर हुए। ठीक है, तो पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह जो हुआ था वो 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ठीक, और यह संगीत उद्योग में उपलब्धि को मान्यता देने के लिए रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों नाम याद रखना। इन लोगों का बैंड है शक्ति। ठीक, उस शक्ति बैंड के द्वारा एक एल्बम बनाई गई, इसका नाम है दिस मूवमेंट। ये 3-4 चीजें अपन को याद रखनी है। और कहाँ पर हुआ था ये वाला अवार्ड, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के व्यक्तियों ने जीता भी है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि 66वां वार्षिक जो ग्रैमी अवार्ड है वो कहाँ पे हुआ, तो लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। ठीक, तो ये फरवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स था, इसमें जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने कवर कर ली। 1-2 अगर रह गई तो अपन फरवरी 2 में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।